अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको ही जुमा मुबारक। आज हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से कि बार बार ये आम इंतखाबात क्यों इबहम का शिकार हो जाते हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की फिर बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। बिलावल का दहशतगर्दों के सामने झुकने से इनकार। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, अहम तरीन फैसला। मुफ्त बायोगैस फराहम करने वाली नन्ही लड़की के बड़े कारनामे। रात भर भीगे अखरोट के हैरत अंगेज फवाइद। तो बात करने जा रहे हैं हम आम इंतखाबात के हवाले से। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात इस लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने देखा कि इंतखाबात के होने पर शक का इजहार नहीं किया गया हो। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात को अगर हम देख लें तो उसके बाद एक बार फिर से ऐसी आवाज़ें उठी तो इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर दाखिला ने दोनों ही सूबों में सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग भी दी। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में दिखाई दिए। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक किसी के भी जहन में कोई भी इबहम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे और 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे। अब इलेक्शन में किसी को इबहम नहीं होना चाहिए और अगर किसी को इबहम है भी तो सिर्फ अपने जहन में ही रखे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने 8 फरवरी को आम तातील देने की मंजूरी भी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी दफातर जो हैं, जो तालीमी इदारे हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, वो भी बंद रहेंगे। इंतखाबात में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त ही रह गया है। सियासी जलसे जुलूस भी जारी है। उम्मीदवारों को हम देख रहे हैं कि वो मोहल्ला मोहल्ला गली गली में इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें हमें मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। सवात के कुछ मनाजिर हैं वो आपसे शेयर करते हैं, जहां नवाज शरीफ ने जलसा आम से खिताब किया और कहा कि केपीके के लोग कैसे उस शख्स के जाल में फंस गए जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि टनल हम बनाएं और वोट जाएं किसी और को। वादा करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मजीद नवाज शरीफ ने कहा कि आप मकरो फरेब की साजिश में आ गए, आइंदा इस तरह की साजिश में भी नहीं आना आपने। अगर आप मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे तो फिर हम केपीके की तकदीर बदल देंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए, जबकि पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिसदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं और वो कुव्वतें नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाए। इसी तरह बिलावल ने अपनी तकरीर में दहशतगर्दों को भी ललकारा और कहा सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब ने मैं ज्वाइन किया। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आज से ठीक हम 6 रोज के बाद अगर देखें तो इलेक्शन होने जा रहे हैं और कल भी इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर से ये कह दिया है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। लेकिन जब से आम इंतखाबात अनाउंस हुए हैं ये बड़ी अजीब इलेक्शन है। हर रोज हम देखते हैं कि इस पर जो शक है, जो इबाहम है, वो खत्म ही नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये शकूक व शुबहात जो है कुछ हमारे मीडिया पर्सन्स ने जो है वो बयान किए और फिर उस पर आगे लब्बैक कहा हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने, और कुछ सियासी जो रहनुमा थे ऐसे थे जो कि इस वक्त इंतखाबात नहीं चाहते थे। बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब वो बार बार ये कहते रहे कि इंतखाबात को जो है वो 1 महीना डिले किया जाए, यानी वो 8 फरवरी की जगह गालिबन उनकी ख्वाहिश थी कि 8 मार्च तक इंतखाबात हो। लेकिन एक बात बड़ी हकीकत है कि जिस तरीके से हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इस बात का अज़्म कर लिया था कि इंतखाबात जब डेट आ गई थी 8 फरवरी की, तो फिर ये बात उन्होंने तय कर ली थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही कराने हैं। गो के अभी जो हालिया वाकयात हुए हैं, जैसे आपने केबी में एक मर्डर देखा और फिर बलूचिस्तान के अंदर जो खराब कशीदा सूरत हाल है किसी हद तक अमन अमान के हवाले से, तो उसके बावजूद इदारों की जानिब से इस अज़्म का इज़हार बड़ा खुश आइंद है। जब गुज़िश्ता रोज ये जो इजलास हुआ जिसका आपने जिक्र किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, इसमें जो दोनों मुतलका सूबों के केपी और बलूचिस्तान के आईजीज भी आए थे और चीफ सेक्रेटरीज भी आए थे, और वहां पर आकर उन्होंने मुल्क जो उनके सूबों के अंदर की सूरत हाल है उससे भी आगाह किया और जो ऑन गोइंग ऑपरेशंस हैं उनके हवाले से बताया कि इन सूबों के अंदर भी
जो दहशतगर्द है इनके खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो इसके साथ साथ जो खुशाइन एक और बात थी कि हमारा जो तीसरा अदारा है यानी फौज का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस अज़्म का इजहार कर दिया गया कि इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी जहां जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरकार होगी वहां पर फराम की जाएगी। तो अब तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें जो हैं वो तकरीबन कंक्लूड होती जा रही हैं। एक दो फैसले भी अदालतों की जानिब से ऐसे थे जिसके बाद शकूक शुबात पैदा हुए थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मामले में को टेकअप किया और टेकअप करने के बाद फिर उन्होंने भी इसमें अपना किरदार अदा किया है। तो ये तमाम इदारे जो मुल्क के इदारे हैं वो उन्होंने ठान ली है, चाहे लोगों की ख्वाहिश अपनी। बिल्कुल, चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं और आपने दुरुस्त फरमाया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये से भी ये समझ लेना चाहिए उन लोगों को जिनको आप पॉइंट आउट करें कि इलेक्शंस के हवाले से कोई ताखीर नहीं होगी। जो भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं फाजे पाकिस्तान इन लोगों से निपटना खूब जानते हैं, तो जो इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी कामयाब नहीं हो पाएगी। अच्छा, केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं, बल्कि उससे पहले भी एक सहाफ़ी हैं आमिर इलियास राणा साहब, उन्होंने एक फार्मूला पेश किया है या उन्होंने इशारा दिया कुछ चीज़ों की तरफ, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, नवाज शरीफ साहब सदर बने, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे और मरीम नवाज साहिबा वजीर खारजा बनेंगी। आपको भी कोई यही पैटर्न दिखाई दे रहा है नून लीग में? नहीं, मेरे नहीं ख्याल ये भी बात कंक्लूड हुई है। प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो विद इन पार्टी मौजूद है। गो के यानी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी जो अनाउंसमेंट होनी है वो पोस्ट इलेक्शंस होनी है, यानी पोस्ट पोलिंग होनी है। तो पोलिंग के बाद ही ये होगा। और ये देखिए हुकूमत साजी का जो अमल है ये तो डिपेंड तब करेगा कि जब अपना जो स्ट्रेंथ है वो पार्टी देकर जो है वो कामयाब हो जाएगी और कौमी असम्बली में पहुंच जाएगी या सूबाई असम्बली में पहुंच जाएगी। तो देखिए कौमी असम्बली की हद तक तो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एक इलेक्शन काफी है। फिर सीएमशिप जो है वो सूबों के हवाले से, और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो चारों सूबाई असम्बलियां भी हैं, सेनेट भी है और नेशनल असेंबली भी है। तो वहां पर फिर उनके पास स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्या होगा। मौलाना फजल रहमान साहब भी हो सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है प्राइम मिनिस्टरशिप से। तो ये यकीनी नहीं होता कि अगर एक जमात ने प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब होगी है तो यकीनी तौर पर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने का भी अपना जो है वो कामयाबी उसको हासिल हो जाएगी। तो लेट्स सी। अभी ये पोस्ट इलेक्शन है। आमिर इलियास राणा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूं, लेकिन उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक हो गया। हसन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से खुला मैदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, जब बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है, तो हम देख रहे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस पर बहुत बार बात की गई है। इवन बिलावल ने भी कहा कि अब जो इलेक्शन है वो दो जमातों के दरमियान ही है। इस तमाम तर सिचुएशन के बाद भी रावलपिंडी में जो मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जलसा किया, वो फ्लॉप जलसे थे जिस पर दोनों ही रहनुमाओं को देखा कि वो तशवीश भी थी। शहबाज शरीफ ने भी उस पर काफी बरहमी का इजहार किया। आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर इन तमाम सिचुएशन के बावजूद भी जो पीटीआई को एक डेंट पड़ा है उसका फायदा भी अगर ये नहीं उठा सके तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात खड़े होंगे? देखिए बात यह है कि जो रावलपिंडी का मुस्लिम लीग नवाज का जलसा जो नाकाम हुआ वो तो बुनियादी तौर के ऊपर धड़ेबंदी का शिकार हुआ। और ये बात मैं आपको बड़ी मतलब गारंटी से बता सकता हूँ कि ये जो रावलपिंडी का जलसा था ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जलसा था जो हनीफ अब्बासी साहब की थी। बाकी जो पूरा डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे सूबाई असेंबली के चाहे नेशनल असेंबली के, वो अब वहां से को अपने हलकों से लोगों को नहीं लेकर आए। उन्होंने जो यानी वो पसंद ही नहीं किया इस मामले को। और सेकंड जो है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनको लोग उनकी कारकर्दगी से बड़े पसंद करते हैं, मेट्रोज बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, ये काम तो सारे किए उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब उस तरह के क्राउड पुलर्स नहीं है जिस तरह की क्राउड पुलर मरीम नवाज शरीफ है या जिस तरह के क्राउड पुलर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अब ये बड़ा एक फर्क है कि और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की, तो मैं ये बात कई दफा कह चुका हूं कि बिलावल भुट्टो भी उस तरह के क्राउड पुलर नहीं है। पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा क्राउड तो वही पुल करते हैं, लेकिन यानी अगर पंजाब के अंदर या केपी के अंदर भी उनका जलसा देख ले, आप लियाकत बाग वाले जलसे की बात कर रहे हैं, ये मालाकांड वाला 2 दिन पहले जो उन्होंने किया जलसा, वो भी 4-5 हजार लोग थे, वो भी बड़ा मायूस कुन था। तो वहां पर जो अगर मेरे पास तो ड्रोन वीडियोस उसकी मौजूद हैं, वो मैंने देखा है, वो तो मतलब चंद लोग आगे खड़े हुए हैं और बाकी पीछे सारा खाली है जो पंडाल है। तो ये एक है चीज, लेकिन
अगर बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ अगर वो बार होते तो वो भी क्राउड पुलर हैं जी। बात बड़ी सच्ची करनी चाहिए कि क्राउड पुल करने में इस वक्त 3 ही लीडर्स हैं इस मुल्क के अंदर, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान। बाकी चौथा लीडर कोई नहीं है। यानी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से या जमात इस्लामी के हवाले से कर दिया जाए तो मौलाना साहब का भी अपना एक अपना जो हल्का है उसके अंदर लोग उनके पास ज्यादा आते हैं। उनकी जो तंजीम है JUIF की वो इतनी मजबूत है कि वो कहीं भी आ जाएं तो वहां पर वो लाखों का मजमा लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर लोग उनके तंजीम गई हैं, जनरल पब्लिक या मैसेज उस तरीके से उनके भी जलसों में नहीं आते। ठीक है हसन साहब, अभी बात कर लेते हैं बानी PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस का फैसला आया, अभी तफसीली फैसला भी सामने आ चुका है जिसमें यही कहा गया है कि मुल्जिमान ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे हैं और इस तरह के जो मामलात हैं अदालत का रवैया भी काफ़ी संजीदा होता है इन मामलात को लेकर। आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम यही कह रही है कि जब हायर कोर्ट्स में मामला जाएगा, जब चैलेंज करेंगे इस फैसले को, तो वो तो इतना वीक केस है, इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स PTI की कानूनी टीम के पास मौजूद हैं कि पहले दिन ही इन दोनों को रिलीफ मिल जाएगा इस केस में। मुझे तो नहीं लगता। ये तो लॉन्ग सेंटेंस हुई है, 7 ईयर प्लस सेंटेंस जो होती है वो सस्पेंड नहीं होती। यानी उसमें से 100 में से 2 मुकदमात ऐसे होते हैं जहां पर आपको लॉन्ग सेंटेंस सस्पेंड होती दिखाई दे, लेकिन ये नहीं है। ये साइफर केस जो जिस खुशफहमी में ये वकला मुब्तला हो चुके हैं, मैं तो इनको यही कहूंगा कि वेकअप, क्योंकि ये केस जो है एक तो बड़ा सीरियस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको सजा हुई है, और सेकंड उनका अपना कंडक्ट जो है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है वकला का, कि जिस तरीके से उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए हैं उस केस के अंदर। तो मुझे तो यानी अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो नहीं लगता कि ये केस सस्पेंड होगा, ये सजाएं सस्पेंड होंगी। देखिए तोशाखाना केस इससे अलग है। ये जो साइफर केस है, इस साइफर केस के अंदर तो उनकी अपना ऐसा एविडेंस मौजूद है जिसमें बानी चेयरमैन ने खुद कहा कि मैंने साइफर से खेलना है। उनका अपना एडमिशन मौजूद है कि उन्होंने साइफर की कॉपी गुम कर दी। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में थोड़ा तनाव बना और जिस तरीके से दुश्मन ने उसका फायदा उठाया, यानी हिंदुस्तान ने या दीगर मुमालिक ने, इट्स वेरी ऑब्वियस। और जिस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स का दुनिया के अंदर मजाक उड़ा, वो भी बात बड़ी ऑब्वियस है। तो ये तो उनकी अपनी अदाएं थी जिनकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा। अदरवाइज किसने उनको कहा था कि आप जो है ये जो साइफर है इसको डीक्लासिफाई किए बगैर आपने उसके ऊपर सियासत शुरू कर दी, आपने वक्ती गेंद तो हासिल किया। यानी बानी चेयरमैन ने अपनी मकबूलियत जो कि जमीन बोस हो चुकी थी उसको दोबारा अपलिफ्ट कर लिया इस झूठे बयानिए के साथ, एब्सोल्युटली नॉट, और जो है वो बैरूनी साजिश। लेकिन वो हमारे लोग सादा लोग जरूर हैं, लेकिन हमारा कानून इतना सादा नहीं है। तो कानून की गिरफ्त में उन्होंने आना था और ये बड़ा उन्होंने गलत प्ले किया। वो जुल्फकार अली भुट्टो को कॉपी करते करते जनाब पहुंच गए जेल में। तो जिस तरह हसन साहब बैक टू बैक हमने देखा ही कि 2 फैसले सामने आए हैं, तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी आ गया। अभी आपको लग रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस भी है, अलकादिर ट्रस्ट केस भी है, उसके बाद इद्दत वाला भी एक केस चल रहा है। कल भी हम देखा कि उस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है, कानूनी टीम है, खावर मानिका साहब के हवाले से कोई इतलात भी सामने आ रही थी कि उन पर कोई हमलावर भी हुए हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना जी, जारी बात है। अब केसेस कंक्लूड हो रहे हैं तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होना है। और वो पहले कभी देखते हैं सीसीटीवी कैमरे को, कर्नल साहब इतने घंटे हो गए हैं, ये हो गया, कर्नल साहब मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं ना। अब ये आपको उनको नजर आ रहा है कि वो क्या। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपने वक्त पर करने वाला काम होता है। अगर आप ये जेल नहीं काट सकते थे तो फिर आपको इस तरीके से सियासत नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप इतने नाजुक हैं तो फिर आपको इन मामलात के अंदर खुद को दाखिल नहीं करना। अब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इद्दत में निकाह वाला केस जो है, अब ये केस भी जो खावर मानिका साहब की तरफ से जो है वो फाइल हुआ है। अब खावर मानिका जाने और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जाने या उनकी अहलिया जाने, अब वो इद्दत में निकाह हुआ है नहीं हुआ ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन बहरहाल ये इस किस्म के मुकदमात का उनको सामना है और ये तमाम चीजें जो है ये कोई यानी इंजीनियर तो नहीं है। ये साइफर केस कोई इंजीनियर तो नहीं है, ये जो तोशाखाना केस है कोई इंजीनियर तो नहीं है। तो इन मुकदमात में चल कर एक दिन डिसाइड तो होना था। तो ये अब इस टाइम अगर डिसाइड हो रहा है तो इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं जी कि क्यों के इंतखाबात आ रहे हैं। भाई आपकी जमात इंतखाबात में नहीं है, इंतखाबात का कोई फर्क नहीं पड़ना। और वैसे भी आपको मैं बताऊं कि इनके जितने भी इस वक्त पंछी हैं जो इनके हमारे जाफ्ता उम्मीदवार हैं जो कि अब इंतखाबात में जा चुके हैं,
उन्होंने उड़ने की ठान ली है, राब्ते उनके बहुत तेज हो चुके हैं, तो ये 9 फरवरी का इंतजार कर रही है। 9 फरवरी के बाद आप लेकिन हसन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो तमाम चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, सोशल मीडिया पर, इसका हम इम्पैक्ट तो सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड भी कोई फायदा उठा सकेंगे? कल भी बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन सामने आ रही थी और चीजों को जिस तरह से प्रोपोगेट करते हैं वो आप भी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से बानी पीटीआई के कुछ बयानात को बार बार कहते हैं, वो कर्नल साहब वाले वाकये को लेकर के कैमरे की तरफ हाथ हिला दिया और कह दिया कि मैं आपको देख रहा हूं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बुशरा बीबी के हवाले से स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन सामने आ रही है कि बुशरा बीबी तो बनी गाला जाना ही नहीं चाहती थी, सब जेल उसको बनवाना ही नहीं चाहती थी, तो वो भी अब क्लैरिफिकेशन सामने आना शुरू हो रही है। ठीक है, ये उनका राइट है, वो जिस तरीके से अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहें, मतलब अगर वो झूठ बोलकर भी सियासी तौर पर खुद को जिंदा रखना चाहती हैं तो रखें, इसमें तो कोई नहीं है। तमाम ही सियासतदान तकरीबन ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है पीटीआई उसमें बहुत लीड करती है। लेकिन मैं बात वही रिपीट करूंगा कि अब पीटीआई इस वक्त 2024 के इंतखाबात में नहीं है। एक उम्मीदवार इनका कौमी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, कोई एक उम्मीदवार इनका सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब जो लोग, चंद लोग, यानी सपोजिटली पोस्ट इलेक्शन, अगर मैं देखूंगा कि कौन टिकता है पीटीआई के अंदर, क्योंकि जो इस वक्त की इतलात आ रही हैं, यानी एक आधे से ज्यादा लोग तो मेरे ख्याल से इनके राब्तों के अंदर मौजूद हैं और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा है, ये उड़ते उड़ने के लिए तैयार है तमाम लोग। और ये आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से पीटीआई के हमारे जाब्ता को इंडिपेंडेंट अगर रुकन कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली बन भी गया तो बहुत जल्द विद इन यानी 10 डेज, 8-10 दिनों के अंदर अंदर ये लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होंगे। तो ये आपको होता है, और ये आपका हाल क्यों है? क्योंकि आपने हर चीज के अंदर टेक्निकल खेलने की कोशिश की, आपने खुद को कानून से बाला समझा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनको 2021 से कहा जा रहा था कराएं, और फिर कभी नौरीन फारूक जैसे लोग अगर गए सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में, तो अगर मेरे जैसे बंदे ने बात कर दी कि यार वो नौरीन रो रही है, शी वाज एक्चुअली क्राइंग, तो इन्होंने ट्रेंड्स बना दिए। तो फिर अब आज फेस द म्यूजिक। अब तो जो आपके साथ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको अगले इलेक्शन में तो हम देख ही रहे हैं, एक हफ्ता सिर्फ बाकी रह गया है, रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पर भी हमें फॉल करती दिखाई नहीं दे रही है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी जब हमने कल अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछी है लाहौर में, रावलपिंडी में, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ना तो कोई कैंपेन नजर आ रही है, ना अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कोई भी अगर सादा अक्सरियत इनमें से हासिल नहीं कर पाता तो क्या फिर से एक बार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर से आपको इकट्ठे नजर आएंगे? बिलावल भुट्टो जितनी भी बातें कर रहे हैं, जितनी भी तनकीद कर रहे हैं, वो सिर्फ एंटी नवाज वोट लेने के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर ऑपोजिशन में कौन बैठेगा अगर ये सब मिल जाएंगे? नहीं, ओपोजिशन में कोई ना कोई तो बैठेगा, क्योंकि लीडर ऑफ द ओपोजिशन का जो ओहदा होता है वो इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर होता है। तो बलोचिस्तान वाली सूरत कभी भी नहीं होगी। और दूसरा जो ओहदा साथ होता है चेयरमैन पीएससी का, वो भी इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर होता है, तो ये भी वजारत ही होती है। तो मेरे ख्याल से ओपोजिशन में बैठने के लिए आपको कोई कमी दरकार नहीं होगी। और दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि कह रहे थे कि लेकिन हसन साहब, बलोचिस्तान वाली सिचुएशन भी ना हो तो अगर राजा रियाज वाली सिचुएशन भी हो तो वो भी तो काबिल कबूल नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी इसमें आपको काफी जो है वो स्ट्रेंथ नजर आ जाएगी। पीपल्स पार्टी मोस्ट लाइकली टू बी इन ऑपोजिशन, क्योंकि सिंध के अंदर तो वो गवर्नमेंट बना लेंगे और मरकज के अंदर उनकी हुकूमत बनती मुझे बाजार दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये सारी बातें जो आप सवालात कर रहे हैं, इन पर बेहतर एनालिसिस पोस्ट इलेक्शन हो सकता है जब पार्टी अपनी स्ट्रेंथ के साथ असेंबलीज के अंदर पहुंच चुकी हो। लेकिन आज की सूरत हाल अगर देखी जाए तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी बनाने के लिए बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज और मरकज में भी मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन खासी जो है वो पुरसुकून होगी हुकूमत बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ पंजाब है और पंजाब के हवाले से जो मरकज की हुकूमत बननी है। और लेकिन हसन साहब मैं जानना चाह रहा था कि अवाम को भी कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि बिलावल भुट्टो जब 16 माह की हुकूमत में थे, वजारत के मजे भी लेते रहे हैं, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कहते रहे हैं, जब इलेक्शन अब सामने आए हैं तो तनकीद शुरू कर दी है और इलेक्शन के बाद भी ये कहा जा रहा है कि मखलूत गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, इसके इम्कानात भी मौजूद हैं, तो अवाम भी तो क्लियर हो कि ये फिर बाद में आपस में मिल जाते हैं। तो ये मिलते हैं, कौन सी नई बात है? ये तो सियासतदान है, सियासतदान का मिलना ही मिल बैठना चाहिए भी। मतलब अगर आप पूछे मुझसे तो
तो दे मस्ट सिट और डायलॉग करें। देखिए, सियासतदान ने ही सियासत से ही राहें निकालनी है, बातचीत से ही राहें निकालनी है। ये जो बानी चेयरमैन पीटीआई थे वो तो यानी बंद गली में जो है वो खुद चले गए, अपनी सियासत को ले गए हैं। अदरवाइज उनको भी डायलॉग का ऑप्शन ओपन रखना चाहिए था। तो मुझे तो बिल्कुल यकीन है, कभी यकीन है इस बात पर कि इंतखाबात के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब बैठ सकते हैं इकट्ठे, और ये बैठेंगे भी, चाहे वो हुकूमत साजी के लिए बैठे ना बैठे, लेकिन मुल्की इश्यूज के ऊपर उनको आपस में बैठना होगा। अदरवाइज तो आपने मुल्क को चलाना भी है ना। मुल्की हालात आपको पता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस मुल्की को बहुत आइडियल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपने मुल्क को अगर तरक्की के रास्ते पे डालना है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर। बिलावल भुट्टो को बैठना पड़ेगा। बिलावल जितना मर्जी कहें जी मैंने नहीं बैठना, हुकूमत में शामिल हो ना हो, लेकिन उनको बैठना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब के साथ, उनको बैठना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इसी तरीके से दीगर कायदीन को भी बैठना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। लेकिन ये आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और बानी चेयरमैन पीटीआई बतौर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो ये रवैया अच्छा नहीं है, बैठना चाहिए सियासतदानों को। ठीक है, मुज़ाकरात ही हर चीज का है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। मुल्क में आम इंतखाबात सर पर हैं और इलेक्शन कमीशन को दिन रात और बेपनाह काम करना पड़ रहा है, और ऐसे में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देना इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बैलेट पेपर की छपाई और कमी के मुतालिक फैसले भी किए गए हैं, क्योंकि जिन हल्कों में बैलेट पेपर की दोबारा छपाई भी कराना पड़ रही है वहां पर छपाई के सिलसिले को मुल्क के दीगर हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई के मुकम्मल होने के बाद ही किया जा सकता है। बैलेट पेपर की कमी के बायस कुछ हल्कों में इंतखाबात मौखर होने का भी है। इसके अलावा जिन हल्कों में उम्मीदवारों का इंतकाल हो चुका है वहां भी इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार की कि किस सियासी पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी दिखाई दे रहा है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे जावेद नूर। जावेद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले इलेक्शन के इजलास के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसमें एक बार फिर से उसी बात को रिपीट किया गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इसमें कोई भाम नहीं है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और कल इस हवाले से इजलास भी हुआ और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उन्होंने कल सहाफ़ियों से बातचीत की, हमारी उनसे बातचीत हुई। तो इसमें उनका कहना था कि इंतखाबात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और 8 फरवरी जो है वो हतमी तारीख़ है, शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात जो है होंगे और अब 5 रोज़ इसमें रह गए हैं। और उनका कहना था कि इसमें कोई तातुल नहीं है और आपके इल्म है कि जो वोट छापे जा रहे हैं, जो बैलेट पेपर की इशात की जा रही है, आज उसकी इशात का आज तबात का आखिरी रोज़ है और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। कल अमन ओमान के हवाले से इजलास हुआ था, खासतौर पे जो बलूचिस्तान में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात हुए हैं, तो उस हवाले से कल इजलास हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो शरीक हुए, सेक्रेटरी दाखिला शरीक हुए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस और दीगर हुकाम शरीक हुए और अब तक जो वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, उनके हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी या कार्रवाई के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई ये बताया और जो आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके इल्म है कि 1 लाख के करीब मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन निस्फ जो हैं उनमें से हसास हैं या इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। तो उन पर क्या इंतजामात है, वहाँ पर कैमरों की तनसीब है, इसके अलावा फ़ौज और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं उनकी तैनाती है और तकरीबन कोई 3.25 लाख के करीब फ़ौज की खिदमत हासिल की गई है। वफाकी काबीना ने इस हवाले से मंजूरी दी है। तो तमाम जावेद, जो एक और अहम इशू हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है बैलेट पेपर के हवाले से किन मुश्किलात का सामना इलेक्शन कमीशन को अभी, और क्या ये जो मसाइल हैं ये वक्त की कमी की वजह से है? अब क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? जिस तरह से कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर की कमी है, कब उनको प्रिंट करवाया जाएगा, और कुछ इलाकों में भी कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर को हवाई रास्तों से भेजा जाएगा।
जी हाँ, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो वोटर्स हैं इस मरतबा वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। तकरीबन 12 करोड़ 85,85,000 वोटर हैं, और हल्के जो है मजमूई तौर पर जो सूबाई असम्बली हैं उनके 593 हल्के हैं, और कौमी असम्बली के 266, यानी 859 हल्के मजमूई तौर पर हैं जिनके लिए 26 करोड़ वोट छापे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। कराची में एक प्रेस ये काम कर रहा है, सरकारी प्रेस, और इस्लामाबाद में 2 प्रेस ये काम कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर इसके लिए जो कागज़ दरकार था कवायद के मुताबिक अब ऐसा कागज़ रखा गया है जो जाली वोट ताकि ना बनाया जा सके, तो खुसूसी फीचर्स का हामिल कागज़ जो है इस मरतबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजमूई तौर पे जो गुज़िश्ता यानी 2018 के इंतखाबात में जो ज़रूरत थी 8,000 टन की थी, इस 800 टन की थी, इस मरतबा 800 टन के मुकाबले में तकरीबन 2400 टन कागज़ जो है वो दरकार था। जो बैलेट पेपर है उसमें जो इजाफी जगह थी उसे कम किया गया ताकि कागज़ का बेहतर इस्तेमाल हो। तो इस मरतबा 2400 की जगह फिर 2170 टन जो है मजमूई तौर पे कागज़ इस्तेमाल किया गया। अब जो 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, इसमें बलूचिस्तान की छपाई मुकम्मल हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ वोट जो है वो छापे जा रहे हैं, सिंध के लिए आखिरी मरहले में ये काम है, इस्लामाबाद के लिए कल जो है वो बैलेट पेपर छापे गए, 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के लिए। तो ये काम जो है आज मुकम्मल हो जाएगा, वोटों की छपाई का काम। अब इसमें जहाँ ये काम मुकम्मल हुआ और कीमती कागज़ इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब जब बहुत सारे उम्मीदवार ट्रिब्यूनल में गए और उसके बाद फिर हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में गए, अब वहाँ जो मामला ज़ेर इल्तिवा हैं या अब आखिरी मरहले में वोट उन्हें इजाज़त दी जा रही है, तो फिर ये वोट दोबारा से शाये किए जाएंगे। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जो कागज़ है, जो कागज़ खरीदा गया था, न सिर्फ इस इंतखाब के लिए खरीदा गया था बल्कि ज़िमनी इंतखाब के लिए भी खरीदा गया था, लेकिन वो कागज़ जो है इसी मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये खदशा पैदा हो रहा है क्योंकि इंतखाबात में कब वक्त है, तो इशाअत भी करनी है और तरसील भी है उनकी दूर दराज इलाकों में। तो उनका ये कहना है इलेक्शन कमीशन हुकाम का कि मुमकिन है कि हम बर वक्त अब मजीद दोबारा वोट बाज़ हल्कों में मुमकिन है कि ना छापे जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, एक और अहम मामला भी है जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे हल्के हैं उम्मीदवार वफात भी पा चुके हैं, वो भी हमें आप क्वांटिटी कंफर्म कीजिएगा, वो हल्के कितने हैं, फिर वहां पर इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी? जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको दे रहा हूँ। मजमूई तौर पे जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, मजमूई तौर पे 82 उम्मीदवार अब तक जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, 81 उम्मीदवार इंतकाल कर गए और एक को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसमें कौमी असम्बली के 8 उम्मीदवार हैं जो इब्तिदाई मरहले में इंतकाल कर गए थे, जब तक कि लिस्ट जो है वो हतमी सूरत इख्तियार नहीं की थी उसने, और इसमें एक उम्मीदवार जो है उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और ये बाजोड़ NA 8 और KP 22 से उम्मीदवार थे, रेहान ज़ेब खान, उन्हें कत्ल कर दिया गया। और सूबाई असम्बली के 78 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कागज़ात नामजदगी जमा कराए और वो इंतकाल कर गए। और एक जो है उम्मीदवार जो कोहाट हल्का KP 91 से इस्मतुल्लाह इंतकाल कर गए। तो इस तरह मजमूई तादाद 82 बनती है। लेकिन चूंकि इब्तिदाई मरहले में ज़्यादातर उम्मीदवार यानी 80 उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे, तो उन हल्कों में इल्तिवा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2 मकामात ऐसे हैं जिनमें बाजोड़ के कौमी असम्बली के लिए हल्का 8 में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। यही उम्मीदवार जो है ये उम्मीदवार थे इंतखाबात में KP 22 के लिए भी कोहाट से। तो ये 2 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं और कोहाट हल्का 91 से भी इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। इस्मतुल्लाह जो है वो इंतकाल कर गए थे 31 तारीख को इस हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा, कल हम रावलपिंडी में भी बात कर रहे थे और वहां का भी सर्वे जान रहे थे कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। शहर इक़्तिदार में आप कैसे देख रहे हैं, कौन सी सियासी पार्टी का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? जी, यहाँ पर जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं इनमें ज़ाहिर है कि ये नशिस्तें पहले यानी इस वक्त NA 46, 47 और 48 जो हैं, 3 नशिस्तें ऐसी हैं जो कौमी असम्बली के लिए हैं वफाकी दारुलहुकूमत से। इन नशिस्तों पर गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए थे। असद उमर थे और बानी PTI थे और दीगर उम्मीदवार जो है वो उस पर जीतते रहे। तो इस पर उनकी पोजीशन अब जो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं वो मजबूत है। लेकिन ये नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज के पास भी रही हैं, तो उनके उम्मीदवार भी पूरी क़ुव्वत के साथ जो है मैदान में मौजूद हैं। कुछ जो है उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो इस दफ़ा आप कह लीजिए कि जो मुकाबला है बुनियादी तौर पर ज़ाहिर कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद है मैदान में। लेकिन जो असल मुकाबला हम देख रहे हैं वो मुस्लिम लीग नवाज और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान है। कांटे का मुकाबला है और इस वक्त पूरी ज़ोर शोर से मुकाबला
जारी है। इसमें नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम भी मौजूद हैं, जो एक मरतबा जीत चुके हैं माजी में, वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो हम देख रहे हैं तीनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद हैसियत में उनके उम्मीदवार मौजूद हैं मैदान में, तो इनके दरमियान मुकाबला भी है, जोड़ तोड़ भी जारी है, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं और बड़ी सरगर्मी से यहाँ पर जो है वो मुकाबला जारी ताकि शहर इख्तिदार में जो है देखते हैं कौन जीत। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी न्यूज़ जावेद नूर हमारे साथ इन थे और हमें बता रहे थे कि शहर इख्तिदार में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ पर जो कैंपेन का सिलसिला है, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला है वो भी जारी है। जो इलेक्शन का माहौल है वो बन चुका है और जो सियासी पार्टियां हैं वो इस वक्त मोबिलाइज कर रही हैं अपने वोटर्स को कि 8 फरवरी को वोटर बाहर निकलें और अपनी अपनी तमाम जमातों को सपोर्ट करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे शहर इक़्तिदार का कि कौन सी सियासी पार्टी का पलड़ा वहां पर हमें भारी दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहां हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लिहाज अली मौजूद हैं और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो बात कर रहे हैं इस वक्त ANP की तर्जुमान समर बलोर साहिबा से। आपको लिए चलते हैं। सुबह बखैर, इस वक्त मैं 16 दरवाज़ों के शहर पेशावर में मौजूद हूँ और ये है सूबाई असम्बली का हल्का PK 83। यहाँ पर 20 से ज़ायद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन अपना दिफा करेंगी अवामी नेशनल पार्टी की समर हारून बिलोर। उनके साथ ही हमें वो इंतखाबी मुहिम के लिए निकल रही है। हमने उनको सुबह पकड़ लिया। बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आपकी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि ये आपका पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि अब तो ख़ानदानी तौर पर इस इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरी है। इस दफ़ा इलेक्शन और 2018 या इससे पहले वाले इलेक्शन में आपके लिए नया क्या है? देखिए जी, 2018 वाला इलेक्शन हमारे लिए बहुत दर्दनाक और बहुत बिटर था, क्योंकि हमारे हारून को हमसे छीन लिया गया था और उसके बाद जो बाई इलेक्शन था वो हमने सिस्कियों में, आंसुओं में, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग माहौल में गुजारा था। हम जहाँ जाते थे वर्कर्स रो रहे होते थे। इस दफ़ा हमने एक बहुत अच्छे मूड में वो हम अपने शहीदों की याद भी साथ लेके चले हैं, लेकिन जो 5 साल में हमने आपस में एक कनेक्शन बनाया है, पेशावर की आवाम के साथ हमने एक कनेक्शन बनाया। ऑल्दो मेरे हाथों में कुछ था नहीं, लेकिन मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने हलकों को दी है, पेशावर के लोगों के मसाइल हल किए हैं। उसकी सबसे बड़ी अक्कासी हमारी जो पेशावर की बाज़ारों में कैंपेन्स हैं उसमें नज़र आता है कि अक्रॉस पार्टी लाइन सारे ताजिर हमें सपोर्ट करने का अज़म रखते हैं, क्योंकि उनके सारे मसाइल असेंबली फ्लोर पे और प्रेस के सामने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने उठाए थे। यकीनन मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि आपने तवातर के साथ 2023 की जनवरी, क्योंकि असम्बली अपना वक्त पूरा नहीं कर सकी, वरना आप पूरे 5 साल तक ये मसाइल उठाती रहेंगी। लेकिन जब हम देखते हैं इंतखाबी मुहिम के हवाले से, अमूमी तौर पर इस माशरे के मुतालिक, खासकर पश्तून के मुतालिक कहा जाता है कि यहाँ पर खातून नहीं निकल सकती, और आप बेगम नसीम अली ख़ान के बाद अपनी पार्टी की नहीं, सूबी की दूसरी खातून है जो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी 2018 में। बेशक वो इलेक्शन दर्दनाक था। इस दफ़ा वेलकम तो यकीनन लोगों ने किया होगा, लेकिन आपको क्या महसूस हुआ है? देखिए जी, मेरी ये चॉइस थी कि मैं रिजर्व्ड सीट पे ना हूँ, बल्कि मैं इलेक्शन लड़के असेंबली में आना चाहती हूँ। मैं अगर पार्टी से रिजर्व्ड सीट की एप्लीकेशन मांगती तो उसमें कोई मुश्किल ना होती, लेकिन मैं आवाम के मैंडेट के साथ असेंबली में जाना चाहती हूँ और आवाम का मैंडेट मिलेगा तो आवाम के मसाइल हल करने का मैंडेट फिर मेरे पास होगा, उन पे फैसले लेने का मैंडेट मेरे पास होगा। मेरे ये भाई हैं जो मेरे साथ रोज़ फिर रहे हैं, इनकी ड्यूटी थोड़ी मुश्किल होती है, इनको लोगों को थोड़ा सा हैंडल करना होता है, क्राउड को थोड़ा सा हैंडल करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाती हूँ बहुत लोग दुआएं देते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हमारी कैंपेन में इन्वॉल्व हैं, इस हद तक कि मतलब वो पैर कुचले जा रहे होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटते। उनके लिए आई थिंक एक फीमेल फिगर को कैंपेन लीड करना आई थिंक एक नई बात है, तो बहुत इंटरेस्टिंग जारी होते हैं। खौफ नहीं महसूस होता? नहीं जी, खौफ 10 जुलाई 2018 को मेरी ज़िंदगी से मिट गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा खौफ था वो पूरा हो गया। अब बाकी हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया हुआ है। हम शहीद हारून बिलोर का, शहीद बशीर बिलोर का मिशन आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे उसमें हम सब की जान भी चली जाए। हम देख रहे हैं कि हल्के में तकारीर के अलावा इससे हटकर बड़ी तादाद में नौजवान, लड़कियां, लड़के, बच्चे
सेल्फियाँ लेकर आपके साथ और सामने आ जाते हैं, ख्वाह वोट दे या ना, उनका वोट हो या ना हो, कैसा लगता है ये? बहुत स्वीट, बहुत लविंग यूथ की तरफ से। और अगर हम लोग फीमेल की जो कैंपेन है उसमें तो हम वो उस तरह मीडिया पे नहीं लाते, लेकिन उसमें जितना अच्छा रिस्पांस है, इंक्लूडिंग हमारी बहुत बुज़ुर्ग औरतों का, वो बहुत दुआएं देती हैं। लेकिन जो बच्चियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, उनको लगता है कि कल को हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, हम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और हमारे लिए भी क्राउड जिंदाबाद के नारे लगा सकता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चेंज है। अभी अगर आप दोबारा मुंतखब हुए और आप अपोजिशन की बजाय हुकूमत वाली साइड पे आ गए, तरजीहात क्या होंगी आपकी? क्या ऐसे मसाइल है अपने इलाके के लिए जो आप उठाना पसंद करेंगे, उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे? पेशावर को जी 10 साल की तब्दीली ने तबाही की निच पर आके खड़ा कर दिया है। यहाँ पे ना निकासी का सिस्टम काम कर रहा है, ना यहाँ पे सुई गैस घरों में मिल रही है, बिजली की 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। ये याद रखा जाए कि हमारे सूबे में बिजली और गैस पैदा होती है और वाफिक मिकदार में पैदा होती है। अब शहर में पानी भी राशन हो रहा है जी, 8-8 घंटे ट्यूबवेल ऑन होता है, बाकी आपको पानी के बगैर भी गुजारा करना पड़ता है। सड़कें टूटी हुई हैं, गंद के ढेर पड़े हुए हैं, पब्लिक स्पेसेस नहीं हैं, रिक्रिएशनल स्पेसेस नहीं है, फीमेल्स के लिए कोई इस तरह की जगह नहीं है कि वो घर से निकल के वहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट में वो कर सकें। यूथ के लिए हम बहुत सारे एजुकेशन बेस्ड, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, बिजनेस बेस्ड इंसेंटिव्स लेकर आए। वो तो सब करती है, सब वादे भी करते हैं। समर हारून बिलोर के पास ऐसा नया क्या है? समर हारून बिलोर के वादे सच्चे हैं। ये जो दूसरे लोग थे, अगर ये अपने वादे पूरे करके जाते तो पेशावर अगर पेरिस नहीं तो इस्लामाबाद तक तो बन ही जाता ना। 10 सालों में वो उसको काबुल बना चुके हैं। तो अब हम वापस पहले पेशावर को पेशावर बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद, फिर लंदन, फिर पेरिस तक एम करेंगे। वोट ज़्यादा आपको ख़वातीन देंगे या मर्द देंगे? दोनों देंगे। नहीं, ज़्यादातर आपकी जो कैंपेनिंग वाली साइड है वो कौन सी है? दोनों है जी, 50-50 डिवाइड की हुई है। मर्द हजरात भी देंगे, हमारे जो स्पिनगिरे जिसको हम पश्तो में कहते हैं मशरान, वो भी बहुत इन्वॉल्व हैं, यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, बहन भाई। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पेशावर की जो रिवायती सियासत है उसमें एक असली चेंज लेकर आएंगे और अक्रॉस द बोर्ड अवाम हमें सपोर्ट करेगी। आपके वालिद साहब भी इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त, इरफान मरवत साहब? जी हाँ, वो भी कराची से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये दुआएं सिर्फ यहाँ तक में तो ये कराची वालों के लिए भी? नहीं, ऑफ कोर्स कराची वालों के लिए पहले और अपने लिए बाद में, क्योंकि हर लड़की का आइडियल और हीरो उनका वालिद होता है। तो मेरे तो ख़ास तौर पे हैं, तो हर सुबह हमारी एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज होते हैं, फिर उसके बाद वो भी बिज़ी हो जाते हैं, मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ। तो फिर इंतखाबात के दौरान खौफ है या होप है? होप है, ऑप्टिमिज्म है और एक अज़म है कि हम कुछ कर दिखाएं। और जो प्यार लोग हमारे साथ कर रहे हैं, जो रिस्पेक्ट हमें पेशावर की सड़कों पे, बाज़ारों में हमें मिल रहा है, उस रिस्पेक्ट के बदले में हम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एक बेहतरी लेकर आएँ। एक किस्म से आपके ससुर भी इस वक्त नेशनल असम्बली की उम्मीदवार है, गुलाम अहमद बिलोर साहब। तो ये बताइएगा कि उनका कैंपेन और आपका कैंपेन अलग-अलग चल रहा है? नहीं जी, हमारे हलके में तो हम बहुत सारी जगहों पे इकट्ठे भी जा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारी जो कैंपेन ज़रा फिजिकली होती हैं या जिसमें चलना फिरना बहुत होता है, हमने हाजी साहब को उससे एक्सक्यूज़ किया हुआ है। हमारे लिए उनकी हेल्थ पहले है और उनका हलका बहुत बड़ा है। तो आई वुड से कि 50% हमारी कैंपेन मिल के है और 50% हम अकेले चला रहे हैं। वोट जो है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, कारकुनों को सब्र तहम्मुल का कोई दर्स दिया है कि नहीं ऐसे ही बस जाएंगे और किसी ने अगर कुछ कहा तो बस सर तोड़ दें? मौलाना साहब ने तो कहा है कि सब्र तहम्मुल जो है उसका दामन नहीं छोड़ना है। हम अगर सब्र तहम्मुल का दामन छोड़ते तो जितने हमारे कारकुन शहीद हुए हैं, जितने हमने धमाके, जितनी सख्तियाँ अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स ने झेली हैं, तो हम फिर आजकल जो गैर जमहूरी जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, हम भी उसकी तरह कोई इकदाम उठा लेते। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एमल खान ने भी कहा है कि हमने इस दफ़ा अपने वोट और वोट के बक्से दोनों की हिफाजत करनी है, तो हम पूरी हिफाजत करेंगे। थैंक यू। समर हारून बिलोर, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में भी इसी हल्के से कामयाबी हासिल की थी और भरपूर इंतखाबी मुहिम इस वक्त पेशावर शहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉरेस्पोंडेंट लिहाज अली हमें अपडेट कर रहे थे। एनपी के तर्जुमान समर बिलोर साहिबा का भी यही कहना था कि आवाम के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक तरफ आलूदगी के शदीद मसाइल का शिकार है और आलूदगी फैलाने में हमारा अपना भी बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमें एनर्जी क्राइसिस का भी सामना है। गैस और बिजली दोनों ही ना सिर्फ नायाब हो चुकी हैं बल्कि इंतहाई महंगी भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में एनर्जी के जो मुतबादिल ज़राए हैं उस पर काम करना भी वक्त की ज़रूरत है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे एक ऐसी लड़की से जो इस पर काम करी हैं। बायोगैस की हम बात कर रहे हैं जो कि दरअसल जानवरों के फुसले या फिर कूड़े करकट से तवानाई का हुसूल है। आज हमारी नन्ही मेहमान बायोगैस के शोबे में अजीम काम करती हुई हमें दिखा रही हैं। उम्र में तो छोटी हैं लेकिन इतनी उम्र में वो बहुत कुछ उन्हें समझ में आ चुका है जो कि पाकिस्तान में मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। इन्हें फ़ख्रे कश्मीर भी कहा जाता है। मरियम सलीम आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे घरों में मुफ्त बायोगैस फराहम कर रही हैं। किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम उन्होंने शुरू किया, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं और लोग किस तरह से उनकी इसमें हेल्प कर रहे हैं और बीइंग अ सोसाइटी हम किस तरह से अपना किरदार इसमें अदा कर सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है इस तरह के जो मुतबादिल सोर्सेज हैं एनर्जी को बनाने के उस पर काम करती हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो अपने तय भी लोग अब कोशिश कर रहे हैं जिसमें मरियम भी अपना शेयर ऐड कर रही हैं और इस वक्त एक समाजी कारकुन के तौर पर काम कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर बायोगैस उन्होंने फराहम की है। किस तरह से ये पॉसिबल हुआ, किस मैकेनिज्म पर वो काम कर रही हैं, किस तरह से अपने प्लान्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, यकीनी तौर पर और ये एक बहुत बड़ा काम है जिसका एक छोटे पैमाने पर उन्होंने आगाज़ किया। बहुत ही अहम काम है। इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसका ख्याल कैसे आया, ये हम मरियम से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से वो ये काम करती हमें दिखाई दे रही हैं और लोगों को तवानाई फराहम कर रही हैं। बहुत से ऐसे घर वहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुस्तहिक भी हैं। उन तमाम मुस्तहिक लोगों को गैस भी फराहम की जा रही है। तो इस तरह की जो इनिशिएटिव हैं वो बहुत सी कंपनीज तो लेती हैं लेकिन इंडिविजुअली सतह पर हमने हमेशा से देखा है कि लोग इस तरह के काम हमें कम करते दिखाई देते हैं। मरियम से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनसे राब्ता बहाल होता है तो मरियम से इस पर हम डिटेल्ड डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वायरल वीडियो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वायरल वाकया ही है, स्टोरी ही है। चीन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं जिन्होंने मरने से पहले भारी दौलत अपने बच्चों के बजाय अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों में तकसीम करके दुनिया को हैरान कर दिया है। तो शंघाई की रहने वाली ये सीईओ हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर $2.8 मिलियन पालतू जानवरों में बांटने का फैसला किया है क्योंकि वो अपने बच्चों से सख्त नाराज हैं जिसकी यकीनी तौर पर कोई ना कोई वजूहात जरूर होंगी। सीईओ ने कुछ साल कबल दौलत और जायदाद बच्चों में तकसीम करने का प्लान तो बनाया था लेकिन जब वो बीमार पड़ गई तो फिर उनकी औलाद ने उनकी देखभाल नहीं की जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये फैसला बदला है। औलाद ने बीमार वालदा से राब्ता भी मुनक़ता कर दिया था। तो खातून ने अपने बयान में कहा है कि जब मैं बीमार थी तब सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां ही मेरे साथ रह रहे थे, लिहाजा मेरे मरने के बाद जो तमाम दौलत है, तमाम जायदाद है, उस पर हक भी इन्हीं का बनता है। तो पैसे को इनकी देखभाल के लिए ही खर्च किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक मकामी क्लिनिक को भी दौलत, जायदाद और जानवरों की देखभाल के लिए मुकर्रर किया है। बीजिंग में विल रजिस्ट्रेशन सेंटर हेडक्वार्टर के एक ओहदेदार हैं चिन काई, जिनका ये बताना है कि अगरचा सीईओ ने अपनी तमाम दौलत इन पालतू जानवरों को देने का ऐलान किया है लेकिन इसकी इजाज़त वहाँ लॉ में मौजूद नहीं है। चिन काई ने कहा है कि सीईओ को मशवरा है कि वो किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर करें जिस पर वो ट्रस्ट करती हों ताकि वो क्लिनिक की निगरानी कर सके और इस बात को भी यकीनी बनाए कि जानवरों की मुनासिब देखभाल भी की जा रही है। खातून का ये जो अनोखा फैसला सामने आया है, जो रवैया उनके साथ रवा रखा गया है उनकी अपनी औलाद की तरफ से, तो इस पर मीडिया और सोशल मीडिया पर सार्फिन बहस करते भी दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि वो सीईओ के फैसले की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। औलाद को अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पर उस वक्त में जब वो बीमार हैं और वो बूढ़े हो रहे हैं। जबकि बाज़ ने सीईओ के इस फैसले पर एतराज़ात भी उठाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक हैरत अंगेज़ जो फ़वाइद हैं, सेहत अंगेज़ फ़वाइद हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्या आप सब ये जानते हैं कि खुश खुबानी जो है वो सेहत पर हैरत अंगेज़ फ़वाइद मरतब करती है। खुबानी की हम बात कर रहे हैं, खुबानी ताज़ा हो या खुश्क हो, दोनों ही सूरतों में इसका इस्तेमाल बड़े शौक से हमारे यहाँ किया जाता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को हम मॉडरेशन में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका फ़ायदा बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। गर्मियों में जिस तरह से खुबानी का जो रसीला खट्टा मीठा जायका होता है वो हमारे मूड को बड़ा
बेहतर बना देता है। जबकि अगर हम विंटर्स की बात कर रहे हैं तो फिर खुश्क मेवा जात में इसका शुमार होता है। तो खुश्क खुबानी अपने अंदर बेशुमार इसके अंदर फ़वाइद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत बेहतर करते हैं और आपके पेट के जो मसाइल हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो खुश्क खुबानी में विटामिन ए है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें आयरन और कैल्शियम की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उसकी बड़ी ज़बरदस्त भरमार है। इसमें मौजूद जो बेटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, इस तरह की जो मरकबात हैं वो जिस्म को आज़ाद रेडिकल से बचाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जो आज़ाद रेडिकल्स हैं उनको बेअसर करने से जो हमारी दायमी बीमारियां हैं, जैसे जिसमें हमारी दिल की बीमारी है, हम शुगर की बात करें हैं, हम कैंसर की जो बाज़ टाइप्स हैं उसके ख़तरे को कम करने में ज़रूर हमारी मदद कर सकती हैं। बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो आंखों की रोशनी को बढ़ने में मदद फराहम करता है, जबकि आंखों की जो दीगर बीमारियां हैं उससे भी हमें बचाता है। तो खुश्क खुबानी में मौजूद फाइबर की अगर बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो इसकी एक भारी मिकदार मौजूद है जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे दिल की जो सेहत है उसको बहुत बेहतर बनाने में अपना एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो फाइबर है हमारा जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करके खून में जो कोलेस्ट्रॉल की सतह है उसको भी बैलेंस करने में हेल्पफुल है। जो हमारी दिल की बीमारियां हैं उसके ख़तरे को भी कम कर सकता है। और अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल रखता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, शुगर का शिकार हैं, और हम इन तमाम बीमारियों को बहुत आसानी से उसको डील करते हैं, आसानी से उसको टैकल करते हैं। हालांकि अगर ब्लड प्रेशर को देखें या शुगर को देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं जो कि फिर पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं, जिनको आप कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और यही ब्लड प्रेशर, यही शुगर फिर हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। तो ये जितनी भी हम आए रोज़ आपके साथ अपने प्रोग्राम में डाइट शेयर करते हैं और ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगेन बात फिर वहीं आ जाती है कि जब तक हम मॉडरेशन में इन चीज़ों को नहीं खाएंगे, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों का भी जो बेनिफिट है वो फिर हमें बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता। तो जितनी भी बीमारियां आजकल हम सुनते हैं उनकी जो बुनियादी रीज़न है वो ब्लड प्रेशर है, वो शुगर है। तो जब पोटेशियम आपको मिल रहा है खुश्क खुबानी में तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेगा, दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो दिल के मसाइल होते हैं तो खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बैलेंस करने में भी बड़ा हेल्पफुल है, जिसके बाद जो हमारा एक ब्लड सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम में, वो बड़े बेहतर तरीके से काम करता है, जिसके लिए खुश्क खुबानी का इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगेन हम ये देखते हैं कि जो जितने भी हम खुश्क मेवाजात की बात करते हैं वो तमाम खुश्क मेवाजात हम यही कोशिश करते हैं कि सर्दियों में इस्तेमाल किए जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौसम गर्मा में भी इनका इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से, और ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ड्राई फ्रूट्स को, और अभी हम बात करने लगे हैं अखरोट की। खुश्क मेवाजात में से अखरोट एक ऐसा मेवाजात है जिसे सर्दियों का बहुत बड़ा तोहफा समझा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सर्दियों में ही किया जाता है। दिमाग की तरह नज़र आने वाले अखरोट के अंदर बहुत से फ़ायदे छुपे होते हैं जो कि हम आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अखरोट ग़िज़ाई अज्जा का एक ताकतवर ज़रिया है और हम सभी ये जानते हैं कि जितने भी गिरीदार मेवे हैं ये खाने से कबल घंटों तक पानी में भिगोना एक कदीम अमल है जिसे अक्सर सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी समझा जाता है। जिस तरह से हम अक्सर बादाम की बात कर लें या किशमिश को देख लें और यहाँ तक कि काजू को भी भिगोया जाता है। तो भीगे हुए अखरोट का इस्तेमाल जिस्म पर कौन से हैरत अंगेज़ असरात मुरतब करता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत समन इश्तियाक ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू हिंदुस्तान। खुश्क मेवाजात को हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं
हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं अखरोट की। तो भीगे हुए अखरोट को तो हम जानेंगे कि उसमें मजीद क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन पहले सिंपली अखरोट की बात कर लेते हैं कि कितने उसमें फ़ायदे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा अनवर, बेसिकली जब भी मौसम सरमा आता है तो आप देखेंगे जितने हमारे नट्स हैं, खुश्क मेवा जाता है, इनकी कंजप्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, और हम इसको एज अ स्नैक नहीं लेते बल्कि खाते ही जाते हैं, क्योंकि और वैसे भी अनहेल्दी चीज़ों को भी अगर हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं तो उसके भी अनहेल्दी इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बात स्टार्ट की कि अखरोट जो है वो कुदरती तौर पर उसकी शेप जो है वो दिमाग की तरह, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अखरोट में पाया जाने वाला ओमेगा 3 जो है वो आपके ब्रेन सेल्स को रिकवर करता है। इसीलिए नॉर्मली जब भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहा जाता है याददाश्त को बढ़ाना है तो बादाम अखरोट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको उसकी कंजप्शन कर भी रहे हैं तो किस फॉर्म में कर रहे हैं और कितनी अमाउंट में कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो अखरोट के लिए क्वांटिटी फिर आप बता दें, बेहतर क्वांटिटी पर डे क्या हो सकती है? अच्छा, इसकी बेसिकली जो क्वांटिटी है वो 2 to 3 है कि आप डेली इसको जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। 2 से 3 अखरोट। 2 से 3 अखरोट। ये तो मजाक ही है फिर। और वो इतने कम होते हैं, लेकिन वो ये होता है कि फिस्ट फुल ऑफ नट्स, मिक्स नट्स कर लें, उसमें 2 से 3 अखरोट की मिकदार हो, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ओमेगा 3 के अलावा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके कैंसर सेल्स, जो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स बन जाते हैं, उनको जो है रिकवर करने में बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है। हम अक्सर हम सुनते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले जाते हैं स्किन के लिए, स्किन के ग्लो के लिए। वो जो स्किन को आपने आर्टिफिशियल चीजों में डालना है वही आप उसको जो है कंज्यूम कर लें, उसके ज्यादा अच्छे आपकी बॉडी में जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। विटामिन ई है इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा जो फाइबर कंटेंट पाया जाता है। तो जिन लोगों का मेन कंसर्न होता है कि हमने वेट लॉस करना है तो हम उनको स्नैक में 2 से 3 अखरोट और बादाम और फिस्ट फुल ऑफ नट्स जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो भिगोकर खाने का तरीकाकार है, जिस तरह से बादाम को या किशमिश को भी रात को लोग सोक कर देते हैं और फिर सुबह उठकर उसको कंज्यूम करते हैं, अखरोट को भी कर देना चाहिए, उसके क्या मजीद फवाइद हैं? ऐसी है, आप जब भी अखरोट या नट्स को आप पानी में भिगोते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस ये है कि जितने भी नट्स हैं इनको भिगोकर अर्ली मॉर्निंग अगर नहार मुंह आप इसे करते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप देखेंगे सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। जैसे ही आप नट्स को और अखरोट को पानी में भिगोते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो हम जितना नट्स खाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने नट्स खाया, बादाम अखरोट खाए तो एक्नी का इशू आना शुरू हो गया। तो जब आप अखरोट को भिगो के खाते हैं तो ये जो आपको एक्नी का इशू होता है ये भी रिजॉल्व हो जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी हो जाती है। ये एक सबसे ज्यादा, क्योंकि इसलिए यही कहा जाता है कि यार सिर्फ सर्दियों में ही खाएंगे, गर्मियों में नहीं खाएंगे। हमें ऐसा फील होता है कि हमें ये खाने की वजह से एक्नी हो जाती है, तो गर्मियों में भी जो लोग अवॉइड कर रहे हैं वो इस तरीके कार के साथ खा सकते हैं। नट्स जो है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट और आपकी बॉडी में आपको हेल्दी फैट्स दे रहे होते हैं, तो ये आपको सिर्फ मौसम सरमा में इसकी कंजप्शन नहीं करनी चाहिए, आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह किस फॉर्म में ले रहे हैं। तो हमेशा बेहतर ये है कि आप उसको भिगोकर उसकी कंजप्शन करें। ठीक है। अच्छा, जैसे समन आप ये कह रही हैं कि हमें निहार मुंह खा लेना चाहिए, तो उसका बड़ा फायदा है कि जो एनर्जी का सोर्स है वो हमें दिन के आगाज में ही बड़ा अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, या तो आप निहार मुंह ले सकते हैं या आप इसको ब्रेकफास्ट के साथ ले लें, ठीक हो गया, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ पैटर्न्स हैं जो कि बड़े गलत है, जो मैं कहता हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हम चाय के साथ भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम नहीं देखते हैं, रात के वक्त भी कंबलों में बैठ के खाए जा रहे हैं, शाम को भी खाए जा रहे हैं। तो फायदा अगर किसी चीज का लेना है तो उसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी ले रहे हो और किस फूड सोर्स के साथ ले रहे हैं। अगर आप ओमेगा 3 चाय के साथ लेंगे उसमें कैफीन है, वो आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, तो हमेशा ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या आप इसको स्नैक में 4-5 बजे के करीब जो है फिस्ट फुल ऑफ नट्स वो आप रिकमेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो ये भी जानने की फिर कोशिश करते हैं कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो हमें किन बीमारियों से बचाते हैं, तो अखरोट के हवाले से क्या कहा जाता है, कौन सी बीमारियों से हमें बचाता है? अच्छा, इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 में जैसे हमने कहा कि बिल्कुल दिमाग की शक्ल का होता है, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप ये देखें कि बच्चों में अक्सर अब आजकल बच्चे जो है वो डिले स्पीच, हियरिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं क्योंकि उनकी डाइट में नट्स नहीं है। तो एक तो ये उसको बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंडली, आपकी बॉडी में जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करने में बहुत हेल्प आउट करता है, और जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो तब आपको ब्लड प्रेशर का भी इशू होगा। तो ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपके हेल्दी फैट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई है, विटामिन से भरपूर है और न्यूट्रिएंट रिच है और फाइबर कंटेंट है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी मैंने रील्स देखी हैं, कुछ ऐसी वीडियोस देखे हैं, बहुत से जो जिम
जिम फ्रीक हैं वो कुछ ना नुस्खे शेयर करते रहते हैं कि आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अगर आप पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, उनको मिक्सअप करके आप दूध में डाल के कोई साथ आप बनाना शेक में डाल लें, उसका फायदा क्या डबल हो जाता है, कम हो जाता है, वो क्या है? बिल्कुल, उसका भी अनवार बहुत बेनिफिट है क्योंकि समटाइम्स बच्चे जो है वो नहीं खा रहे होते नट्स, तो हम पेरेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसको ब्लेंडेड फॉर्म में करके बच्चों के शेक्स में डाल दें कि किसी तरह उनकी बॉडी में वो कंज्यूम हो जाए। और ऐसे ही जितने ये जिम ट्रेनर्स होते हैं वो ये नट्स पाउडर होता है जिसको बेसिकली प्रोटीन पाउडर कहा जाता है, तो ये हम उनको उनके शेक में 1 टेबलस्पून रिकमेंड कर देते होते हैं। तो इसके भी उतने ही बेनिफिट्स हैं जैसे आप रो फॉर्म में खा रहे हैं तो आप उसको ब्लेंडेड करके पाउडर फॉर्म में चले। ठीक है, अच्छा अभी आपके आने से पहले ना हम खुश्क खुबानी को भी डिस्कस कर रहे थे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। खुश्क खुबानी में कितने फायदे हैं, उसका इंटेक किस तरह से होना चाहिए? अच्छा, उसमें भी आप बेसिकली ये होता है कि आप उसको भिगो कर ही लें और उसमें विटामिन सी बहुत पाया जाता है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा आप बहुत सी चीजों से, बहुत से इन्फेक्शन से बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा आजकल और भी हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, डाइजेशन के बहुत ज्यादा लोगों को इश्यूज हैं और कंप्लेन जो आमतौर पर भी हम देखते हैं, हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर्स भी आते हैं वो भी यही बताते हैं कि आजकल ज्यादा लोग आ रहे हैं वो डाइजेशन प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, तो डाइजेशन सिस्टम को भी बेहतर कर रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स? बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन समटाइम्स डाइजेशन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसकी छिलकों के साथ खा रहे होते हैं। समटाइम्स लोगों को इसके छिलके होते हैं उसमें टैनिन्स पाया जाता है। टैनिन्स आपकी बॉडी में समटाइम्स लोगों को सूट नहीं करता, वो एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, इसीलिए डाइजेशन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हमेशा जितने भी नट्स हैं उनको भिगोकर, सारी रात भिगोकर जो है ओवरनाइट आप भिगोकर और उसके छिलके को उतार कर पील ऑफ करके फिर आप कंज्यूम करें। ठीक हो गया। और जिस तरह से हम स्पेसिफिकली तो अभी खुबानी की बात कर रहे हैं या अखरोट की बात कर रहे हैं, बट अगर जिस तरह से बार बार लोग कहते हैं कि बस मुट्ठी भर आपको ड्राई फ्रूट खाने हैं, तो एक फार्मूला आप हमें बता दें। जिस तरह से आपने कहा 2-3 आप अखरोट खा सकते हैं, खुबानी कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, बाकी भी जो चीजें हैं वो जरा हमें शेयर कर दें। जनवर, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि 7 से 8 बादाम और जितने बाकी आपके नट्स हैं उनकी 2 से 3 क्वांटिटी होनी चाहिए। 2 से 3 वॉलनट्स, 2 से 3 पिस्ताशियो और आपके काजू जो है 2 से 3 कि आपने बादाम की अमाउंट जो है वो ज्यादा रखनी है और बाकी जितने भी आपके खुश्क मेवाजात उसमें 2 से 3 हार्डली वो करना है जो आपकी मुट्ठी भर जाए और आप उसको लेना शुरू कर दें। या तो आप उसको एज अ स्नैक ले लें या ब्रेकफास्ट के साथ ले लें और इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है। किसी कैफीन के प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं लेना। ठीक है, अच्छा काफी जगहों पर हमने भी पढ़ा है और ये देखा भी है, सुना भी है कि जो हुंजा के लोग हैं उनकी उम्रें इसीलिए ज्यादा हैं कि वो खुबानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि आपकी जो लाइफ है उसको लॉन्ग करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल, खुबानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है और बड़ा फायदेमंद रहता है? बिल्कुल ऐसी है। खुबानी में जैसे भी हमने डिस्कस किया कि विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी आपकी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी के कैप्सूल्स या सीरम्स आना शुरू हो गए हैं, लोग उसको अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए उनका ये होता है कि वो जो जब बहुत ज्यादा वो खाते हैं कि उनकी तो सौगात है वहाँ के लोगों की, तो वो जितना भी कंज्यूम करते हैं तो उनकी एजिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलें हम अपने प्रोग्राम में तो ये तमाम चीजें डिस्कस करते रहते हैं, ड्राई फ्रूट के हवाले से भी और बाकी फ्रूट्स के हवाले से भी, लेकिन आज अब समन यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद हैं तो प्याज की अफादियत पर भी बात कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं कि प्याज जो कि हमारे हर खाने में ही इस्तेमाल किया जाता है, हमारे हर पकवान की जो एक लाजिम मलजूम चीज़ है वो प्याज है, जिसके बगैर सालन में लज्जत भी नहीं आती और वो बेजायका रहता है। प्याज हमें ना सिर्फ जायका फराहम करता है बल्कि अगर हम तिब्बी लिहाज से देखते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जो माहिरीन सेहत हैं वो ये बता रहे हैं कि प्याज खाने से सेहत पर मुतअद्दिद पॉजिटिव जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं, जिनमें सर फहरिस्त कोलेस्ट्रॉल की सतह का मतवाज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारा ठीक रहेगा तो जो हमारे हार्ट से रिलेटेड इशूज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और वो ये भी बता रहे हैं कि फॉस्फोरस से भरपूर प्याज में विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट जुज़ पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फोलेट यानी कि विटामिन बीटाइन की जो मौजूदगी है उससे भी मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, नए खुलिये बनने में मदद मिलती है। विटामिन बीटाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके सबब प्याज जो है वो हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर इसमें विटामिन B6 भी मौजूद है जो कि खून में लाल खुलियों की अफजाइश बेहतर बनाता है और उनकी कारकर्दगी को भी मजीद इन्हांस कर देता है। तो समन प्याज को भी डिस्कस कर लेते हैं, हमारे हर खाने में हर सालन में ऐड होता है, उसके बगैर जायका ही नहीं बनता।
पके प्याज का फायदा भी आप हमें बता दें और कच्चे प्याज का फायदा भी बता दें, क्योंकि बहुत से लोग इवन हम सभी सैलड में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे जितनी वेजिटेबल्स हैं उनका रो फॉर्म में ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलता है, लेकिन समटाइम्स लोग अगर प्याज खा रहे होते हैं उनको डाइजेशन प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ प्याज एक ऐसी चीज़ है, प्याज और टमाटर जैसे हमारे घरों की बिल्डिंग ब्लॉक होती है ना, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है, हमारे खाने बन ही नहीं सकते इससे। आपका मेन जो है वो प्रोडक्ट आपका प्याज भी होता है, क्योंकि इसमें जितने फोलेट है आपकी, अक्सर आप ये देखेंगे इसमें बायोटीन पाया जाता है, विटामिन सी है कि आपको हार्ट हेल्थ से प्रॉब्लम, जो आपके हार्ट इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे बचाता है। जब आपको मेन क्रॉनिक डिजीजेस तभी होंगी जब आपको हार्ट हेल्थ होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में इंक्रीज हुआ, आपको हार्ट अटैक का इशू हुआ, आपको स्ट्रोक का इशू हुआ, आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। जब आपको हार्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, ओबेसिटी इंक्रीज होती है, आपको डायबिटीज की तरफ ले जाते हैं। ये इंटरलिंक करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं, आप रो फॉर्म में एज अ सैलेड तो ले लेते हैं, बट उसके साथ साथ अगर आप किसी इन चीजों का अगर पका कर प्रॉपर जो है अगर आप इस्तेमाल करें तो वो भी उतना ही आपको फायदा देता है, फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन कई लोग हैं जो कि पसंद करते हैं रॉ फॉर्म में खाना, जैसे कि एक बरादरी बड़ी फेमस है जिसको सैलेड फॉर्म में ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत फायदे हैं, हर्ज नहीं है। अच्छा, जिस तरह से स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और बालों के लिए मैंने बहुत दफा सुना है, बहुत से ऐसे टोटके पड़े हैं, वीडियोस देखी हैं कि प्याज का जो पानी है अगर आप बालों में लगाते हैं तो आपके बाल नहीं गिरेंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इसमें जिंक पाया जाता है और बायोटीन होता है। तो हम अक्सर रात को, जैसे आप अभी डॉक्टर की बात करें कि हमें होता है कि पानी इसका निकाल के हम बालों पे लगा रहे होते हैं, तो वो भी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ें आपने अप्लाई करनी है उसके लेटर ऑन इफेक्ट्स आते हैं, वही चीज़ आप उसको डाइट में ऐड कर लें ताकि वो आपको उतने ही हेल्दी इफेक्ट्स देते हैं जितने हम उसको उतना अप्लाई करके ले रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइयत समन इश्तियाक, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी प्याज को लेकर, अखरोट को लेकर और साथ ही साथ खुशखुबानी को लेकर कि कितनी फायदेमंद ये चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और अपनी डेली डाइट का हिस्सा नहीं बनाते हैं, और अगर डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो फिर मॉडरेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक और न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बेलारूस से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनी एक ऐसी बोट बनाई है जो कि ना सिर्फ एक फर्द के लिए काफ़ी है बल्कि वो पानियों में सफ़र भी कर सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि इवान इनका नाम बताया जा रहा है। बड़ी अमेजिंग तस्वीर हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से बर्फ से इस बोट को डिज़ाइन किया गया है। और सिर्फ यही नहीं है, इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, समंदर में इसको चलाया भी जा सकता है। बेलारूस से ताल्लुक़ रखने वाले इस खुद साख्ता आर्टिस्ट का ये कहना है कि वो अपने मुल्क में बर्फ़ की मदद से मुजस्समा साजी का जो शौक़ है उसके लिए जाने जाते हैं। तो इस बोट की तस्वीर और वीडियोज़ इवान ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की जहाँ बर्फ़ के नक्शो निगार वाले ब्लॉक्स को दिखाया गया है और कितनी ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और एक दूसरे में जम करके इन ब्लॉक्स को एक शाहकार तख्लीक किया गया है। इस कश्ती को दारुल हुकूमत मिन्स से मुंसलिक झील के करीब बनाया गया है और अब इसको इस्तेमाल करने के हवाले से भी जो इत्तलात हैं वो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी पजीराई की जा रही है इवान की और उनके इस कारनामे की। जिस तरह से ये आर्ट का एक अलग नमूना उन्होंने बनाया है जिसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस तरह से बर्फ़ की मदद से मुजस्समा साजी का जो उनका शौक़ था उन्होंने किस तरह से उसको कन्वर्ट किया है और एक बड़ी ही ज़बरदस्त बोर्ड बनाई है जो कि हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।